नमस्कार दोस्तों, करियर सारथी कोचिंग के इकोनॉमिक्स डोज में आज हम देखने वाले हैं डे 1 में 10 क्वेश्चन जो कि हमारे माइक्रो मैक्रो और इंडियन राजस्थान और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन कि कौन से है वो 10 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मांग वक्र पर कीमत लोच अनंत किस स्थिति में होती है, यानी कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी अनंत इनमें से किस स्थिति में होती है? जब मांग वक्र ऊपर की ओर जाए, यानी कि मांग वक्र जब पॉजिटिव स्लोप का हो। दूसरा क्वेश्चन, मांग वक्र जब नीचे की ओर आए, मांग वक्र नेगेटिव स्लोप का हो। तीसरा क्वेश्चन, मांग वक्र जब लंबवत हो। और चौथा ऑप्शन, मांग वक्र जब क्षैतिज हो, मांग वक्र जब क्षैतिज हो। तो देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा मांग वक्र होता ही नहीं है, केवल गिफ इन गुड्स में ऐसा होता है, जिनको हम फिर कभी देखेंगे। नेगेटिव स्लोप का मांग वक्र होता है। नेगेटिव स्लोप में या तो मांग ज्यादा लोचदार होगी, या इकाई के बराबर होगी, या इकाई से कम होगी, यानी तीनों ही सिचुएशन में या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल्स टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, अनंत नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बात करते हैं मांग वक्र जब क्या हो, मांग वक्र जब लंबवत हो। मांग वक्र जब लंबवत हो, लंबवत में क्या होता है, इधर प्राइस में तो चेंज होता है, लेकिन किस में चेंज नहीं होता, क्वांटिटी में चेंज नहीं होता। तो प्राइस में तो खूब चेंज हुआ नीचे, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जीरो चेंज में, यानी आप डिवाइड करोगे तो इसका क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। लेकिन जब हम बात करें कि जब समानांतर होता है तो प्राइस में तो चेंज हो नहीं होता, और चेंज किस में होता है, क्वांटिटी में बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी जो लोच होती है वो क्या होती है दोस्तों, इनफिनाइट होती है, अनंत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी जब मांग वक्र क्या हो, क्षैतिज हो, समानांतर हो, तो हमारी जो कीमत लोच है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है, वो क्या होती है, अनंत होती है, यानी पूर्णतया बेलोचदार होती है। यहाँ पर आपको कीमत लोच अनंत की बजाय यह भी देख लिखा हुआ आ सकता है, पूर्णतया बेलोचदार मांग कौन सी सिचुएशन में होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति का मांग वक्र खींचने के लिए निम्न में से किस एक को स्थिर नहीं रखा जाता है। यानी कि जब हम मांग वक्र कहते हैं, लिखते हैं, या मांग का नियम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये जो अन्य बातें समान रहने पर है, इनको बोलते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से वो कौन सी है जिसको हम नहीं मानते, बाकी सबको हम मानते हैं। तो हमारी मान्यता रहती है कि व्यक्ति की मौद्रिक आय में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारी मान्यता है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं मानते, नहीं, स्थिर नहीं रखा जाता, तो ये तो हम रखते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अन्य वस्तुओं की कीमत, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी मांग के नियम की मान्यता है। विचारणीय वस्तु की कीमत, यानी जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत स्थिर नहीं, उसकी कीमत में तो परिवर्तन होना चाहिए, या यूं कहे उसकी कीमत में तो परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि जब प्राइस बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है, और जब प्राइस घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। तो प्राइस उस वस्तु की हम स्थिर नहीं मानते हैं, उस प्राइस में परिवर्तन होगा, उस प्राइस को ही हम उसकी मांग पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो संबंधित वस्तु की कीमत में क्या नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत को हमने स्थिर नहीं माना है। इसके अलावा व्यक्ति की रुचियों को, इसको भी हमने स्थिर माना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहने पर। इसको लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में एक शब्द से बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं केटेरिस पारिबस। इसको ध्यान रखना, ये एक एग्जाम में आया हुआ भी है। आगे हम जब कभी क्वेश्चन लाएंगे तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं लेकर आएंगे। केटेरिस पारिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एक बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, शायद संगणक की एग्जाम है या एएसओ की एग्जाम है, जिसमें ये पूछा गया था केटेरिस पारिबस किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये मांग के नियम से संबंधित है, और इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का ढाल होता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है। अगर हमें ये मालूम हो कि प्राइस कर्व ही एआर कर्व होता है और एआर कर्व को ही क्या बोलते हैं, एआर कर्व को ही क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं। तो एआर की क्या सिचुएशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में, वही उसके मांग वक्र की सिचुएशन को बोला जाता है। तो ए आर इक्वल्स टू एमान होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जो कि ओ अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है, ओ अक्ष इसके समानांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, क्षैतिज अक्ष के समानांतर, यानी ओ अक्ष के समानांतर होता है ए आर। अब ए आर इक्वल्स टू एम आर क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है प्राइस क्या रहती है पूरे मार्केट में, इक्वल रहती है परफेक्ट कंपटीशन में। इक्वल प्राइस होने की वजह से ए आर किसके बराबर होता है, एम आर के बराबर होता है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर अपन से पूछ ली जाए यहाँ पर तो वो क्या होती है, अनंत होती है। तो क्वेश्चन को एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी किया जा सकता है। छोटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ी ऊंचे लेवल की एग्जाम में डिमांड कर्व के नाम से आ सकता है, और अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर इसी क्वेश्चन को लॉज के हिसाब से पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में मांग की आलोच होती है, यानी घटिया वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स के संबंध में मांग की लोच कैसी होती है। दो तरीके की वस्तु होती है, एक तो नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो इसमें इनकम में अगर हमारे इंक्रीमेंट होगा तो उनकी डिमांड में भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। इनकम अगर हमारी डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। वहीं घटिया चीजें, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वह घटिया चीजों की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा, और जब इनकम घटेगी कंज्यूमर की तो वह घटिया चीजों की डिमांड को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसका डायग्राम देखिए तो इसका डायग्राम पॉजिटिव स्लोप का बनेगा और इसका डायग्राम बनेगा नेगेटिव स्लोप का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा घटिया वस्तुओं के संबंध में जो मांग की लोच है, आय लोच है, वह क्या होगी, नेगेटिव होगी। धनात्मक होती है नॉर्मल केस के नॉर्मल गुड्स के मामले में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किन्स द्वारा कौन सी पुस्तक आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की नींव मानी जाती है, यानी किन्स की कौन सी पुस्तक जो लिखी हुई है और जिसमें एग्रीगेट डिमांड की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यानी कि बात करते हैं किन्स की। किन्स का जो बोलबाला था ये 1930 के बाद हुआ था, और किन्स ने कौन सी ऐसी बुक लिखी थी जो आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी नींव मानी जाती है। तो किन्स की जो बुक लिखी हुई है, हम डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किन्स की बुक लिखी हुई है जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, और इस बुक के पब्लिश के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट है वह बहुत ज्यादा हुआ था। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक 1776 में बाय एडम स्मिथ लिखी हुई है। इस बुक से ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म माना गया है, और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का फादर या जनक कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये बुक 1817 में रिकार्डो द्वारा लिखी हुई है। रिकार्डो जिन्होंने रेंट थ्योरी प्रतिपादित की थी, रेंट थ्योरी का प्रोपाउंडेशन किया था 1870 में। बात करते हैं ऑप्शन डी की, वैल्यू एंड कैपिटल। ये बुक लिखी हुई थी 1939 में, और ये लिखी थी सर जॉन हिक्स ने। हिक्स वही है जिन्होंने उदासीनता वक्रों को क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। तो जब मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी इस तरीके के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एएसओ, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ गया होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, जो कि सेगमेंट है अपना इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से अपना छठा क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, और ये क्वेश्चन एएसओ 2022 में पूछा हुआ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। नीति आयोग के बहुत ही हॉटस्पॉट जैसा टॉपिक है नीति आयोग, आज भी यहाँ से खूब क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या कर दी गई थी, स्थापना
कर दी गई थी। और नीति आयोग की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 8 फरवरी 2015 को इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी, या यूं कहे पहली इसकी मीटिंग हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि अब नीति आयोग से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी बनेंगे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? पीएम होता है। और अब तक इसके कितने अध्यक्ष रह चुके हैं? एक ही अध्यक्ष रह चुके हैं, क्योंकि 2015 से लेकर अब तक भारत के पीएम कौन है? एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया इनके अभी जो वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, और ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे थे। अब तक नीति आयोग के 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तीसरे जो उपाध्यक्ष है यानी वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो कि मई 2022 से बने हुए हैं। बात करते हैं इसकी सीईओ की यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। अब तक इसके 4 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। जो पहले ऑफिसर थे वो थे सिंधु श्री कुल्लर। सिंधु श्री कुल्लर, और वर्तमान में जो है वो है इसके BVR सुब्रमण्यम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम के द्वारा की जाती है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। अगर ये ऑप्शन इस तरीके से ना हो, इस ऑप्शन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग का सीईओ, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष। इस तरीके के ऑप्शन भी इसमें दिए जा सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये क्वेश्चन ASO 2022 में पूछा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और दूसरे एग्जामों में। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। अनवरत योजना का प्रथम प्रतिपादक कौन थे? यानी ये क्वेश्चन संगणक 2021 में पूछा हुआ है। यानी अनवरत योजना का मतलब होता है दोस्तों रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को अगर एक बार हम समझ ले, यानी कि जब हमने यहाँ पे 5 ईयर प्लान चल रहे थे तो हम एक साथ कितने साल के प्लान बना रहे थे? 5 साल के प्लान बना रहे थे। लेकिन रोलिंग प्लान क्या कहता है कि जब भी कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, नए क्योंकि टाइम के हिसाब से परिस्थितियां चेंज होती है, तो हमें जो बदली हुई परिस्थितियां है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लान को क्या करना चाहिए? मॉडिफाई करना चाहिए। तो हम हर साल से यानी प्रत्येक वर्ष हम प्लान को मॉडिफाई करके बदली हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो उस प्लान का क्या नाम होता है? रोलिंग प्लान होता है, या अनवरत योजना कही जाती है। अनवरत योजना के जो प्रतिपादक है वो गुन्नार मिडल रहे हुए हैं। ये स्वीडिश अर्थशास्त्री थे गुन्नार मिडिल। इनका ये अनवरत योजना पे बात रही हुई है। लेकिन बात करें भारत में अनवरत योजना की, तो भारत की अनवरत योजना की बात करें तो इसका जो लागू था वो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक इसको लागू किया गया था। लेकिन 1980 में जो जनता सरकार है वह वापस गिर गई थी, और जनता सरकार की जगह सेंटर में वापस कौन सी सरकार आई थी? कांग्रेस की सरकार आई थी। तो कांग्रेस की सरकार 1980 में वापस आई। तो जो अनवरत योजना है 1983 तक नहीं चलकर 1980 तक ही चल पाई। यानी 1 अप्रैल 1978 से 78 से 31 मार्च 1980 तक जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो सेगमेंट चला था उसको किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना से जाना जाता है। और अनवरत योजना देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसका जो प्रतिपादन है वो गुन्नार मिडल ने किया था। अब इसकी अगर लागू की बात करें तो भारत में इसको लागू करवाने वाले DT लकड़वाला साहब थे। DT लकड़वाला जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, DT लकड़वाला। इन्होंने इसके प्रयोग की क्या की थी? अनुशंसा की थी, और इसका प्रयोग जनता सरकार द्वारा किया गया था। तो कुछ यहाँ से क्वेश्चन है। अब जो और ऑप्शन है KC नियोगी साहब। KC नियोगी साहब जो पहली अपनी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसके क्या थे? इसका विकास मॉडल KC नियोगी मॉडल ही था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वह PC महालनोबिस मॉडल पे, सेकंड योजना का जो प्लान था वो PC महालनोबिस पे था, और
फर्स्ट का था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था, फर्स्ट का था हेराल्ड डोमर मॉडल। के सी नियोगी की बात करें तो भारत के जो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे, फाइनेंस जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, के सी नियोगी साहब थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही क्वेश्चन है, आंसर है वो है गुनार मेडम। बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है राजस्थान इकोनॉमी से। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आहूत किया गया, यानी कब आहूत किया गया, शुरुआत में कब चलाया गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की एग्जाम में पूछा हुआ है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है दोस्तों वो है 1995 टू 96, यानी शुरुआत में डांग विकास कार्यक्रम को कब से चालू किया गया था, 1995-96 में चालू किया गया और बाद में इसको बंद कर दिया गया। और बाद में इसका अगर चालू माना जाए तो दोबारा इसको कब चालू किया था, 2005 में। तो ऑप्शन 2005 वाला नहीं था, ऑप्शन में ये दिए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1995। ये अगर पुराने जिलों की बात करें तो राजस्थान की हम कोटा और भरतपुर संभाग की बात करें, जो पुराने जिलों के हिसाब से बात करूं मैं यहाँ पे भरतपुर और कोटा संभाग, यहां पर इन 8 जिलों में 8 जिलों की 26 पंचायतों में यह विकास कार्यक्रम यानी डांग विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, जो कि 2005 में दोबारा चालू किया था। शुरुआत में इसको 1995-96 में चालू किया गया था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा कार्य ग्रामीण विकास में शामिल नहीं माना जाता या नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, योजनाओं को पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है। यानी कि जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उनमें ऑप्शन क्या है, उत्पादन और उत्पादकता। ये तो रहता ही है कि गांव में जो उत्पादन है, उत्पादकता है वो बढ़े। सामाजिक आर्थिक विषमताओं में कमी हो, बिल्कुल ये भी ऑप्शन है। रोजगारों के अवसरों का सृजन हो, बिल्कुल ये भी ऑप्शन है। अपराध प्रवृत्ति को रोकना, नहीं, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, अपराध प्रवृत्ति को रोकना। ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य नहीं है। बात करते हैं आज के डोज की लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, यानी कि जो ये हमारा डोज वाला सेगमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक डोज का जो सेगमेंट चल रहा है दोस्तों, इसमें हम माइक्रो, मैक्रो, इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी को तो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में हर डोज में एक इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको हम 360 पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट, सारांश ही है। निम्न में से किस वर्ष तक राजस्थान अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है, यानी कि निम्न में से कौन सी साल तक राजस्थान अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या 2047? नहीं। 2027? नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2029 तक। राजस्थान सरकार का टारगेट है कि राजस्थान अर्थव्यवस्था की साइज 350 बिलियन डॉलर रखी जा सके। अब ये आया कहां से, यानी हम बात करें बजट 2024-25 के, 24-25 यानी गत वर्ष के बजट की बात करें तो उसमें विकसित राजस्थान 2047 का जो टारगेट था, उस टारगेट के तहत 2024 से 2029 तक जो 5 साल है, उस 5 साल की अवधि के लिए एक योजना बनेगी, एक परिकल्पना तैयार करेगी, और उस परिकल्पना को बोला गया सभी का साथ, सबका साथ, सबका विकास और सभी के लिए समावेशी विकास। इस 5 वर्ष के पीरियड के लिए राजस्थान सरकार 10 कार्य करेगी या संकल्प के लिए बाधित है, और उसमें जो पहला संकल्प है वो कौन सा है, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, वो भी कब तक, 2029 तक। इन राजस्थान अर्थव्यवस्था का जो साइज है 2029 तक 350 बिलियन डॉलर रखा जाए या वहां तक पहुंचा जाए। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, एनर्जी पे और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे। साथ ही में जो स्मार्ट सिटी है उसको, और जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, साथ ही में टूरिज्म को और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा। ये सारे काम करे जाएंगे ताकि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो कहां तक पहुंच सके, 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच सके। तो आज के इस डोज में हमने डिस्कस किया
10 क्वेश्चन को मिलेंगे अगले डोज के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।